मेरे सभी सम्मानित मित्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, मैं आज आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में बताना चाहूँगा। मित्रों, ये चीज़ जो होती है, यदि किसी भी व्यक्ति विशेष को चोट लग जाए और चोट लगने के बाद कई बार कटे नहीं, किंतु सूजन इतनी ज़्यादा आ जाए कि उस व्यक्ति विशेष के पैर में, हाथ में रक्त की प्रवाह की धमनियाँ रुकने लगें, तो जब भी रक्त प्रवाह इस सूजन के कारण रुकने लगेगी, तो कुछ समय के उपरांत उस लिम्ब में, मतलब उस अंग में सुन्नापन की स्थिति आ जाएगी। कई बार पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती है, मतलब कि अगर उस पैर की उंगलियां, हाथ चलाने को कहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाएगी। मित्रों, इसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम बहुतायत में वैसे तो शरीर के कई जगहों पर होता है, मगर बहुत कॉमन तौर पर खासकर पैर की हड्डी में होता है। और पैर की भी हड्डी में यदि कभी भी फ्रैक्चर, जैसे कार एक्सीडेंट हो जाए, इन सब चीज़ों के कारण, या कहीं आपका पैर दब जाए, तो भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम बहुत ज़्यादा होता है। या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाए, मतलब इतना हाई वेलोसिटी ट्रॉमा हो कि फ्रैक्चर तो हो, साथ हम साथ मांस की चोट भी बहुत ज़्यादा हो। इसमें सबसे कॉमन फ्रैक्चर जो इस तरीके की दिक्कत करता है, वो खासकर मित्रों, अगर एक टिबिया नाम की हड्डी पैर में होती है और खासकर टिबिया का प्लेट्यू फ्रैक्चर कर जाए, तो बहुत ऐसा होता है। कई बार मिड सैफ्ट टिबिया में भी ऐसा कॉमनली देखा जाता है। इसी प्रकार से फोर आर्म में भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। कई बार शोल्डर में भी देखा गया कि अगर कोई, जैसे हीमोफिलिक वाले पेशेंट होते हैं और उन्हें बहुत मैसिव ब्लीडिंग से टाइटनेस हो गई, तो भी उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं। और कंपार्टमेंट मित्रों कई बार किसी हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। यदि कंपार्टमेंट 8 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति में हो जाता है, तो फिर यह डिसीज़, मतलब जो इससे होने वाला नुकसान होता है, वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब अगर कोई अंग गिर गया, कोई अंग सुन्न हो गया, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि फिर उसमें जान पुनः नहीं आती है। कारणवश कि यदि धमनी आपकी एक बार रुक गई और आगे रक्त प्रवाह रुक गया, तो आपका वो अंग हाइपॉक्सिक हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। और जब ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो मांस डेड कर जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि नसें भी उसी हिसाब से काम नहीं करती हैं, तो फिर व्यक्ति विशेष, तो शुरू में भाई बताया जाता है कि आपके फ्रैक्चर को फिक्स करना है या कंपार्टमेंट रिलीज करा जाता है। बट मित्रों, मैंने देखा है अधिकतर हमारे पास जितने भी केसेस आए, या तो वो एक तरीके से रेफरल ही मोस्टली आते हैं। तो ये मानकर चलिए वो कहीं ना कहीं 24 घंटे, 48 घंटे बिता लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर एक बार कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो होता है वो सेटल्ड कर जाता है, मतलब फिर रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब चूंकि मित्रों पहले मैं जब इस तरीके से करता हूँ, तो पेशेंट भारत देश में थोड़ा सा ये भी मानते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन कर दिया, तो उनका मानना ये होता है कि ऑपरेशन की कमी से हो गया। उन्हें कंपार्टमेंट सिंड्रोम समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वीडियो भी बना रहा हूँ, और मैं वीडियो अब हर मरीज का बना लेता हूँ, क्योंकि मित्रों एक दो केसेस में ऐसा रहा ना कि बाद में बड़ा ब्लेम लगना शुरू होता है कि अरे डॉक्टर साहब आपने सर्जरी ऐसे कर दी। क्योंकि मित्रों कई बार ऐसा भी होता है, यदि कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जैसे कि खासकर सुप्राकॉन्डाइलर फीमर का इलाका, अगर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाए, तो कई बार पैर कट जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें बड़ी बहुतायत में भी होती हैं, और खासकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। और फिर यह पैर कटने में भी बहुत मेनली इन्वॉल्व हो जाता है। वैसे तो कंपाउंड इंजरी, मतलब चोट इतनी बुरी हो कि फ्रैक्चर आर्टरी को ही रप्चर कर दे, तो भी पैर कट जाता है। या बुरी तरीके से क्रस इंजरी, मतलब इतना तेज़ी से पिछला हो जाए कि काटने के सिवा फिर और कोई इंसान पे चारा नहीं बचता है। क्योंकि क्रस सिंड्रोम अगर होने लगा उसमें भी, तो भी पेशेंट के एक तरीके से दिक्कत होने लगती है। रीनल फेल्योर की भी तरफ कई बार लोग जाने लगते हैं, या मैसिव ब्लड लॉस हो रहा हो, तो भी उस चीज़ को सही करना ज़रूरी होता है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में मित्रों मैं पहले दो वीडियो आपको दिखाऊंगा। दोनों वीडियो में आप बड़ी गंभीरता से देखेंगे। सभी के वीडियो बनाए जाते हैं, मगर मित्रों होता क्या है, पहले मैं ये वीडियो नहीं बनाता था।
जब कभी भी दिक्कत होती है, चूँकि मेरा ये व्हाट्सअप जो है मैंने सब पे नंबर दिया हुआ अपना, तो पेशेंट ऐसी बातें करने लगते हैं कि वाक़ई बुरा लगने लगता है। फिर कई बार मन आता है लाओ व्हाट्सअप ही बंद कर दें, तो जो भी हो बात हमारे सामने आकर करें। तो मित्रों कई बार ऐसा होता है ना कि इन सब चीज़ों के बाद वीडियो बनाने लगा, और ये वीडियो बनाने का कोई मकसद ये नहीं है कि किसी पर कोई चीज़, अब होता क्या है ना, जैसे किसी ने कहा डॉक्टर साहब 8-8 महीने हो गए, साल साल बीत गया, मैं कब सही होऊंगा, तो फिर तुरंत एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मान लीजिए पेशेंट कहीं दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो दूसरे डॉक्टर साहब, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन से बड़ा रिक्वेस्ट करूंगा भाई, बिल्कुल जो डिसीज़ है उसके रिस्पेक्टिव होकर बात करा करिए, इधर उधर की बातें नहीं करते, जैसे कि राइवलरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा जाता है। ये अच्छा भी नहीं लगता। और ये मानकर चलिए एक दूसरे पर इस तरीके से अगर आप नहीं समझाते हैं और राइवलरी के तहत कुछ बोलते हैं, तो भाई जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये मान कर चलिए। तो इस वीडियो को बना लेने के बाद मुझे बड़ा एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो मेरे पास एक रिकॉर्ड है। क्योंकि मरीज को समझाना, दूसरे डॉक्टर को समझाना तो आसान है, मगर किसी कारणवश ये केस कंज्यूमर कोर्ट में, अब डॉक्टर भी कंज्यूमर कोर्ट में होते हैं, अब वहाँ चला जाए तो समझाना जज को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब भारत देश में भाई, अब मैं कुछ जुडिशियरी के ऊपर नहीं बोलूँगा कैसे क्या हो रहा है, अब ये तो ईश्वर जाने। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ समझाना तो और मुश्किल हो जाता है, लोग बायस्ड हो जाते हैं, डिसीजन हो जाती हैं। फिर अब अगर आप डॉक्टर हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, तो मीडिया बंधु भी जो होते हैं वो भी कोई विचार नहीं करते हैं, पेपर में खूब छापना शुरू करते हैं, ये हो गया वो हो गया, इन्हें इतना कंपनसेशन। अब क्या करिएगा, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि भाई कितना किसी को समझा लेना है। तो मैं अपने बिगनर डॉक्टरों से भी ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आप लोग अपने काम को बहुत अच्छे से करें और रिकॉर्ड जरूर रखें। देखिए वीडियो रिकॉर्ड, अब सभी के पास मोबाइल है, आपका रिकॉर्ड रखना आपको बहुत सेफ रखता है। अदरवाइज़ देखिए, वो ऐसे तो बहुत केसेस में आप रिकॉर्ड दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मगर जब डिसीजन आपको एक छोटे लेवल पर नहीं मिलता है, डिसीजन नहीं होता है, आपके अगेंस्ट कोई चीज़ डिसीजन हो, तो आप आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं तो सुनवाई होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों मैं इसमें दो वीडियो रख रहा हूँ, आप पहले वीडियो में देखें, एक बाबू है जिसकी उम्र अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसको एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद उसकी उंगली पहले प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी नम हो गई। और मैं आज इस वीडियो को बनाने के लिए भी इसलिए तैयार हुआ क्योंकि आज ही उस लड़के को मैंने बताया, बहुत अच्छे से था, बट एक वीडियो आई, उसने कहीं एनसीवी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी कराया, तो उसमें अब क्या कहा होगा डॉक्टर साहब लोगों ने, मुझे ये तो नहीं पता। हाँ, एक डॉक्टर साहब ने ये भी कह दिया कि तुम्हारी हड्डी ही नहीं जुड़ी है, तो भी बड़ा अटपटा लगता है। रे भाई, जो चीज़ सही हो उसे बताइए, दाहिने बाएं की बातें ना करिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा भाई डिस्चार्ज कार्ड भेजो। डिस्चार्ज कार्ड में हम अक्सर करके किसी के भी वी पी ऐसा लिखे रहते हैं ना, तो वी फॉर वीडियो होता है, पी फॉर फोटो होता है। तो मतलब ये स्टोर में मैंने रखा, तो मैंने उन पे वी लिखा था, तो इसका मुझे लग रहा था कि मैंने ज़रूर किसी को समझाया ज़रूर होगा। तो मैं लकली फिर उस डेट में जाता हूँ, और मोबाइलों में एक अच्छाई की चीज़ है कि भाई सारी चीज़ें स्टोर डेट वाइज होती हैं। तो फिर वो निकला वीडियो, तो फिर मैंने सोचा बातें स्वयं को भी भूल जाती हैं कि आखिरकार पेशेंट में था क्या। तो फिर जब उस वीडियो को निकाला तब बहुत अच्छा क्लियर कट समझाया था। मगर कई बार मित्रों जब आप उस पल को स्वयं भूल जाइए तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर एक दूसरे बच्चे का है, वो भी कहीं दूसरी जगह थे, उन्होंने एक तरीके से इंजरी हुई, उसके बाद बहुत मैसिव उसको भी स्वेलिंग कंपार्टमेंट हो गया। अब पैर तो देखिए मित्रों बच जाता है, मगर अगर बहुत सीवियर कंपार्टमेंट हो गया तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है, पैरों का उठना या ये सारी चीज़ें। अब मान लें कहीं पैर में है तो फुट ड्रॉप सबसे मोस्ट कॉमन होता है, या नमनेस हो जाती है। तो फॉलोअप में मित्रों 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, या पेशेंट जब चलना शुरू करते हैं, तो जैसे डायबिटिक फुट होता है ना, जैसे पैर में पता नहीं चल रहा तो घाव बनता बढ़ता चला जाता है, तो इस तरीके से ऐसे भी पैरों में घाव बनता है। तो मैं ऐसे लोगों को एडवाइस करता हूँ पैर का केयर करें, फुट ड्रॉप स्प्लिंट पहने, स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और चलने के बाद ज़रूर अपने पैर का केयर करें। कारण घाव थोड़ा सा है, पहले दिन नहीं पता चलेगा, मगर आगे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो मित्रों आइए सबसे पहले हम आपको पहला वीडियो दिखाते हैं, फिर इसके बाद दूसरा वीडियो दिखाते हैं, और फिर जब आप ये देखें तो आप ये समझें आपके साथ हो क्या रहा है,
और अपने डॉक्टर साहब से भी पूछिए ज़रूर से कि डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए ऐसी चीज़ है तो क्या मुझे कहीं आगे दिखाना चाहिए या सारी जगहों पर सारे डॉक्टर एक ही बात कहेंगे। सम्मानित मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि यदि पैर में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की शुरुआत होती है, मान लें यदि पैर में चोट लग गई, तो सबसे पहले मसल चेंजेस जो होते हैं वो 3 से 4 घंटे में शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मित्रों डैमेज होना, अगर 6 घंटे बीत जाते हैं तो क्लियर मसल डैमेज हो जाती है, और यदि 8 घंटे बीत गए तो इसका मतलब है कि ये परमानेंट डैमेज हो गया। अब वो मसल बेली काम नहीं करेगी, ये वो डेड हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि नस 2 घंटे में यदि कंपार्टमेंट सिंड्रोम शुरुआत हो गई है तो वह सेंसेशन लॉस करेगी और 4 घंटे के बाद न्यूरोपैरेक्सिया डेवलप करेगी। मगर यदि 8 घंटे बीत गए तो अब पुनः उस नस में कोई भी जान आ पाना संभव नहीं है, मतलब फुट ड्रॉप परमानेंट माना जाएगा। मेरे सभी सम्मानित मरीज ध्यान दें। देखिए, मैं आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में बताना चाहूँगा। खासकर टिबिया नाम की हड्डी जब ऊपर टूटती है, जिसे हम लोग एक एनाटॉमिकल तौर पर इस जगह को हम लोग कहते हैं टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर। अगर टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर बहुत बस्ट टाइप का फ्रैक्चर हो जाए, भले कटा ना हो, तो कंपार्टमेंट की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू अगर बहुत ज़्यादा इंजर्ड है तो वो भी अपने आप में बहुत सूजन देती है। बेटा, आप अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र बाबू। धर्मेंद्र बाबू, ये चोट राखी वाले दिन लगी थी ना, 19 तारीख को, मतलब 20 तारीख को आपको ये चोट लगी है। बेटा, जैसे चोट लगी देखो कहीं कटा नहीं है, ठीक, बस सूजन बड़ी तेज है, और पहले दिन तो देखो पंजा उंगली घूमता है, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता है पैर में सूजन बढ़ने लगती है और कई बार पैर सुन्नापन की तरफ बढ़ता है। आपको बेटा आपके अपने पैर में कौन कौन उंगलियां सुन्न नजर आती हैं? अंगूठा और उसके बगल वाली, और उसके बगल की जो 3 है वो चलती है। आप अपने पंजे की उंगली चलाकर दिखाइए। आप ऊपर नीचे ऐसे करिए, बिल्कुल नहीं चला पा रहे हैं। तो मित्रों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं, और भविष्य कंपार्टमेंट सिंड्रोम का किस बगल जाएगा, कई बार इसे कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर पुनः वह नस ऊपर आएगी नहीं आएगी। मगर दुर्भाग्य इस देश का है, कुछ दिनों के बाद आरोप प्रत्यारोप मरीज की तरफ से बड़े लगने लगते हैं कि डॉक्टर साहब, आपकी सर्जरी के कारण हमारा पैर खराब हो गया। तो ये वीडियो मैं इस सनद के लिए बनाता हूँ कि यदि मैं सर्जरी करने चला तो आपको पहली चीज़ बातें बहुत सही सही बता दी गई हैं, और इसका भविष्य क्या होगा ये भी नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। तभी मैं अब ऐसी सर्जरियाँ करना शुरू किया। अदरवाइज पिछले बीते समय में भी एक तो ऐसे केसेस पाए जिसमें ब्लेम गेम खूब हुआ। डॉक्टर साहब, मेरा पंजा ऐसे हो गया, फला डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहिबान के बड़े अहम रोल है, जो ये कहते हैं नहीं आप समय पर नहीं आए, ये वो, मैं पहले होता तो मैं आपको ऐसे चलाता। डॉक्टर साहिबान भी कंपार्टमेंट सभी पढ़ते हैं, उन्हें भी समझ के मरीज को समझाना चाहिए। तो मैं ऑपरेट तो बाबू को कर रहा हूँ। अब जैसा आप इस फ्रैक्चर को देख लीजिए, फासला के लिए, अगर आप इस फ्रैक्चर को गौर से देखेंगे तो ये फ्रैक्चर इंटरकॉन्डाइलर भी है और टिबियल प्लेटू भी है। तो ये अपने आप में बड़ा बस्ट टाइप का फ्रैक्चर है। आइए पैर की तरफ आइए। अब अगर पैर में देखिए तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी तो गर्म है, जितना गर्म ये है। दूसरे नंबर पर यहाँ एक बहुत बड़ा सा ब्रूज टाइप में, पैर ऊपर करो, नीचे यहाँ ये इलाका, ये इतना। अच्छा बेटा, यहाँ छू रहे हैं, पता चल रहा है? यहाँ छू रहे हैं, पता चल रहा है ना? बस ठीक है। अब मित्रों, एक केस के बारे में आपको विवरण देना चाहूँगा। जब कभी भी तेज चोट लगती है और खास करके घुटने के नीचे वाली चोट, और बहुत ज़्यादा सूजन आ जाए, सूजन इतनी ज़्यादा आ जाए कि पैर में सुन्नापन हो जाए, जैसे पैर के नीचे पता न चले, और अगर पंजे को कहीं ऊपर कर लीजिए तो पंजा ऊपर भी ना हो। बेटा, इस पंजे को ऊपर करिए,
देखिए मित्रों, जैसे ये अच्छे से हो जा रहा है, इसको करिए, अब ये ड्रॉप है। अब ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं और खासकर ये टूटने के कारण यहाँ है, बट यहाँ कंपाउंड इंजरी है। बेटा जब चोट लगी थी तो यहाँ से खून निकला था ना। एक बात बताइए, इस पैर में कुछ भी पता चलता है छूने पर कि सुन्न है? सुनने हल्का हल्का मालूम चलता है, हल्का हल्का मालूम चलता है। अब मित्रों, ऐसे केसेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, यदि आपने ऑपरेट कर दिया और ये कंपार्टमेंट कल को पंजा नहीं उठता है तो घर परिवार के लोगों को ये लगता है डॉक्टर साहब आपके ऑपरेशन के कारण हो गया, बट ऐसा नहीं है। कारण ये है कि ऐसे पैर कई बार जंघे के ऊपर से कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इनमें सेंसेशन नहीं आया और सूजन बढ़ती है, भले हम लोग दवाइयाँ चला देंगे, मगर इतना मैसिव यहाँ सूजन है कि मित्रों, अगर वीडियो आप पास ले आइए, इसमें असंख्य की संख्या में अगर आप गौर करेंगे तो सब फफोले पड़ गए हैं। ये फफोले पूरे ऊपर तक पड़े हुए हैं। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, आपका नाम क्या है? आप थोड़ा दूर हो जाइए। हाँ, लक्ष्मण बाबू, आपका घर कहाँ है? हमारे बगनान के आगे। बगनान के आगे है। देखो बेटा, विक्रम जोत साइड में हो क्या? नहीं, हम चारू गांव से है। देखो बेटा, ऑपरेशन करने के बाद हड्डी अपनी जगह जाएगी तो ये है चांसेस कि इस पैर में ब्लड में सर्कुलेशन आए, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ धमनी छुओ तो यहाँ धमनी नहीं पता चलती, और इसमें छुओ तो ये धक 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 करती है, समझ रहे हो ना। यहाँ बहुत सही है, इसमें नहीं, क्योंकि ये टूटने के कारण ऐसा है। ऑपरेशन मैं करने से पहले बता दे रहा हूँ बेटा, ये 4 से 6 महीने में पंजे के ऊपर चाल आ सकती है, कई बार नहीं भी आती है। दूसरी चीज, जिस हिसाब से बेटा अगर ये कोई बहुत ज़्यादा सुन्नापन और सेंसेशन खत्म हो गया, मतलब पता कम हुआ, तो कई बार जंघे के यहाँ से पैर भी कटता है। तो ये सब सोच समझ लीजिए, कहीं और भी दिखाना चाहिए। टूटा तो आप कहाँ गए थे? ससुराल। नहीं बेटा, ससुराल नहीं है। जब टूटे तो सबसे पहले आपको कहाँ ले जाया गया? सरकारी अस्पताल में ले गया, तो वहाँ करके बड़े अस्पताल में लाया गया शनिवार को। हाँ, और बड़े अस्पताल में कितने दिन से थे आप? मैं सोमवार को से निकल गया। अच्छा, मतलब बगैर किसी कुछ कहे ही आप वहाँ से चल दिए कि? हमारे साथ में जो थे वो लोग लेके चले गए। अच्छा, उन्होंने कहा कि सूर्य में चलना है। तो बेटा बात को समझिएगा, ठीक है। मैं डॉक्टर हूँ आपका, मैं चाहूँगा सबसे सुंदर हो, मैं इन हड्डियों को फिक्स कर देता हूँ बेटा। भविष्य में ये मान के चलो 70 और 30 का मैटर होता है। 70 बहुत सुंदर हो जाएगा, 30 में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक। तो तुम्हारी सर्जरी कर रहा हूँ, ईश्वर के सब चाहा तो सब सही होगा। तो मित्रों, खासकर इस तरीके के कंपार्टमेंट सिंड्रोम में पहले बता देना सर्जन का बहुत जरूरी होता है। एक दो ऐसे भी केस रहे जिसमें फीमोरल आर्टरी लैसेरेट कर गई और जब पैर कट गया तो ये होने लगता है कि नहीं, सारी गलती उस सर्जन की है जिसने ऑपरेशन किया, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग बुद्धि विवेक इस वीडियो को देख के समझेंगे कि आखिरकार कंपार्टमेंट होता क्या है और दिक्कतें भविष्य में आ कैसी सकती हैं। तो मैं इनकी भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और इन्हें की भविष्य में ये बिल्कुल ठीक हो जाए। नमस्कार। मेरे सभी सम्मानित मित्रों का कंपार्टमेंट सिंड्रोम वीडियो का देखना बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये ज़रूर नॉलेज रखें, अगर बहुत विपरीत परिस्थिति आ जाए तो आप ये मत मानिए कि इसमें डॉक्टर दोषी होते हैं। ये बेसिकली एक तरीके का जीवन में आने वाली आंधी है, और इतनी भयंकर आंधी है जो अपने पीछे बेहद बर्बादी छोड़कर जाती है। इवन एक इस बच्चे का जिसका मैं वीडियो ये देखिए किनारे आपको दिखा रहा हूँ, इस बच्चे में कुछ कटा नहीं था, सुप्राकॉन्डिलर फीमर फ्रैक्चर था, बट इसमें इतना मैसिव कंपार्टमेंट हुआ कि बाद में इस बच्चे का पैर ही काटना हम सबको पड़ गया, और बहुत दुखद रहा। मगर अब क्या कर सकते हैं, ये भी एक नियति है। और मित्रों, मैं सही मायने में बताऊं तो मेडिकल साइंस कभी भी मैथमेटिकल नहीं है कि 1 1 2 होगा। यहाँ व्यक्ति विशेष के साथ रिजल्ट बहुत डिफरेंट होते हैं, और ये हर मरीज को समझना होगा। मैं डॉक्टर एसके शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।